हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन एक कल क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा सा हुआ, उसमें कुछ नहीं था, थोड़ी सी फॉर्मूले की दिक्कत आ गई थी ना, तो उसको फिर से अपन देखेंगे। आज बिल्कुल इजी था, कोऑर्डिनेट में भी कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम की बुक में थोड़ा अलग दे रखा है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। -2 5, तो पता है आपने को राइट एंगल क्या होता है? ठीक है, ए कितना है? 2 - 2, ठीक है। सबसे पहले ए बी की निर्देशांक क्या है अपने पास? ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। x2 कितना है? कितना हो जाएगा ये? -4 का स्क्वायर प्लस कितना 1 माइनस माइनस क्या होगा? 3 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? 16 प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है, 5। ये कितना है अपने पास? 5। तो बिल्कुल इजी वो जो सॉल्यूशन है ना, बहुत सरल है, ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था। तो फर्स्ट कोष्टक है वो x1 y1 x2 y2 फॉर्मूले में रखना है, x2 - x1 y2 - y, बाकी तो वैसे ही तुमको आता है, सॉल्व करना है। अब क्या है पॉइंट BC, ठीक है। BC क्या है? -2 1 5 2, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर में 2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है? 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 5 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर है ना, ये कितना हो जाएगा? √50। देखो अपन ने इसको गलत किया है ना, ये कोऑर्डिनेट थोड़ा गलत अपन ने करें, ठीक है। BC ठीक है, BC नहीं था, अपन क्या निकाल रहे हैं? अरे यार, पॉइंट ही गड़बड़ हो गए सब। ये A, अब BC, चलो छोड़ो, पॉइंट तो गड़बड़ हो रहा है, बहुत पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब पॉइंट बचा AC, ठीक है। AC के क्या हैं पॉइंट? वहाँ 2 और -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? x2 कितना? 2 - 5 का स्क्वायर -2 माइनस कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो माइनस
इंटू माइनस का तो प्लस होता है, इसलिए प्लस का 9 आएगा। ठीक है, तुम्हारे मन में यार हो माइनस का क्या, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ऐसे नहीं -9 कर दो। ठीक है, देखो तीनों अपने पास आ गई। ठीक है, AB 5 P √50। ठीक है, और AC कितना है 5। ठीक है, तो देखो क्या अपन अब कैसे प्रूव करें कि राइट एंगुलर है, तो अपने को पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, P² = B² प्लस A² में परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस L हाइपोटेनियस है ना, H² B और A। ठीक है, तो H अपने पास कितना है √50² है ना, तो कितना हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 + 25 कितना हो गया, ठीक है। इसका भी अगर स्क्वायर अपन खोलते हैं कितना हो जाएगा, 100 बढ़ जाएगा, 50 = 50 है ना, मतलब 50 ये और ये दोनों, इन दोनों के स्क्वायर का 5 और 5, इसका स्क्वायर को तो 50 आ रहा है। ठीक है, तो अब अपने को प्रूफ हो गया है कि क्या है, एक राइट एंगुलर है। बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट तो बहुत इजी हो जाएगा तुमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को स्क्वायर प्रूव करना है ना। 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। 4 पॉइंट कौन कौन से देखो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बना दो, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ए कितना है -2 3 0 2 -1 0, इसके डायमंड्स भी खींच लेंगे। ठीक है, देखो ये भी कितनी बार सॉल्व होगा, 4 और 2 6, मतलब सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, फिर सी डी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, फिर ए डी के बीच में डिस्टेंस निकालना, फिर डायनमल्स में ए सी और बी डी है ना। क्या होगा, सारी साइड जो क्या है इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो इसका डिस्टेंस आ रहा है वो इसका आना चाहिए, और वो इसका आना चाहिए, वो इसका आना चाहिए, और वो इसका आना चाहिए, इन दोनों का इक्वल आएगा। हालांकि इन दोनों का इससे मैच नहीं खाएगा, इन दोनों का इक्वल आना चाहिए। दोनों विकर्ण जो इनका जो डायमेंशन है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो वही होगा, हर बार अलग अलग अपने को सोल्व करना है, और सारी जो है साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो आ जाएगी, बहुत ईजी था, बिल्कुल हो जाएगा है ना। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द पॉइंट a -a and √3a at verticals of equilateral triangle। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अब पता है तुमको क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 3 पॉइंट दे रखे अपने को है ना, ए -a
एंड तीसरा क्या है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। पी का कितना है, माइनस माइनस है, ठीक है। और आर क्या है, ठीक है। अब अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, ए बी, ठीक है, ए बी का भी डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू के निर्देशांक क्या है, ए माइनस है, तो सीधा अपने को रखना है ठीक है। x2 कितना है, माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर, है ना। तो अपने देखो अपने क्या आया, एट ए स्क्वायर, ठीक। तो a पूरा 12 आ जाएगा और 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2√2। तो अपने पास क्या आया, 2a√2। फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास मतलब ये किस क्या आ गया, पी क्यू। तो अपने तीनों पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू आर, है ना। क्यू आर के कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, माइनस नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, x2 कितना है, -3 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3a माइनस माइनस ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, एक बार √3a माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। नेक्स्ट तुमको दिखेगा नहीं है, ठीक है। देखो इसमें से a और a क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, a कॉमन निकल रही है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, √3 -1 -3 मतलब, ठीक है, प्लस इसमें भी यही चीज़, a कॉमन आ गया, यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर, अंदर क्या बचा
प्लस, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इस पूरा ए स्क्वायर है, इसको बाहर लिख सकते हैं अपन, ए एस है एज इट इज। एक बार चलो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है। जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है। अपने पास क्या था, -1, ठीक है। ये भी हो जाएगा, तो ए की जगह अपने को क्या रखना है, -2 × 1 × √3, ठीक है, +1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस, और ये माइनस क्या होगा प्लस 2 √3 + 1, तो कितना हो जाएगा 4 + 2 √3, ठीक है। 4 माइनस कैसे होगा, किसका, अच्छा हाँ, माइनस है ना, ये देखो यहाँ माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 1√3 + 1 बराबर चल रहा है, ठीक है। मतलब अपना फॉर्मूला क्या लगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो कितना है 4 - 2 √3, ठीक है। ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ए स्क्वायर + 2 + बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर + 2 × 1 × 1 माइनस √3, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 + 1 कितना हो गया 4, मतलब सॉल्यूशन क्या आया 4 - 2 √2 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, खोलो 3 + 2 √2 + 1, तो +1 और 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, अंदर सब ओपन कर दो, 4 - 2 √2 + 4 + 2 √2, देखो 2 √2 से 2 √2 कैंसिल, तो अंदर क्या बचा 8, 8 के फैक्टर अपने को पता है, मतलब ठीक है, देखो सेम आया, आ गया, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो तुम निकाल सकते हो पी आर के बीच में, इसमें x1 ही हो जाएगा, x2 या y1 या y2, ये सेम एज इट इज, सेम यही इक्वेशन बनेगी, फिर से कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा, ये भी a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा, लेकिन ये माइनस है, इसलिए जो फॉर्मूला होता है अपना है ना 2ab, तो a क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उस चक्कर से यहाँ पे अपन ने माइनस किया, ठीक है। इसको अपन मतलब फेयरली तुम एक बार करके देखना तो हो जाएगा, बहुत इजी, कोई कठिन वाली बात नहीं है ना। मतलब कौन सा एंगुलर पूछा है अपने को, इक्विलेटर, इक्विलेटर यानी समबाहु त्रिभुज, अपने पता है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, तो अपना लास्ट में फाइनल क्या आना चाहिए, पी क्यू = क्यू, आर = RP, है ना, तीनों इक्वेशन भुजा बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो दो तुम्हें निकाल दी, एक तुमको निकालनी है, तो आराम से निकल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है प्रूव दैट पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है, तो प्रूव करना है उस कोलिनियर के, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये अगर देखो करके देखना हो जाए तो ठीक है, 9 तक तो मैंने करवा दिए, फिर 11वां 12वां ये अपन देख लेंगे आगे, ठीक है। बाकी इजी है पूरा चैप्टर, ठीक है ना। चलो तब तक थैंक यू।
गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम हमारा बुक का गोल्डन डेज का चैप्टर 2 ऑन वायलेंस पढ़ेंगे। ऑन वायलेंस काफ़ी कह सकते हैं एक सोसाइटी चेंजर लेसन है। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें राइटर ने बताई हैं। मैं आपको पहले उसका अबाउट द ऑथर और अबाउट द टेक्स्ट पढ़ा देती हूँ ताकि आपको इसकी आउटलाइन का अंदाजा हो जाए। अबाउट द ऑथर, J. Krishnamurti is reputed writer and an educationist. Like Bertrand Russell, in his mind was full of revolutionary ideas to change the old-fashioned world. अब यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं J. कृष्णमूर्ति, वो एजुकेशनल फील्ड के और राइटिंग फील्ड के काफ़ी फेमस राइटर रह चुके हैं। इन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, चाहे वो नॉवेल हो, आर्टिकल हो, ऐसे हो, जो कुछ भी लिखी वो एजुकेशन से रिलेटेड, एक सोसाइटी चेंजिंग को लेकर, एक नए डेवलपमेंट को लेकर ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो सोसाइटी में एक नई चीज़ क्रिएट करने की बात करती है। There is a ting of ethical values in his writing. उनकी राइटिंग में हमेशा कुछ न कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू इन सेंस एजुकेशन से रिलेटेड आप क्या वैल्यू कर सकते हैं? भाई एजुकेशन से आप पैसा तो कमाते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी भी मिलेगी। लेकिन एजुकेशन सोसाइटी के कहाँ काम आती है? आप सोसाइटी को एजुकेशन से कैसे मोल्ड कर सकते हो? तो वो सारी चीज़ें इनकी राइटिंग में मिलती है। His contribution in the field of education is remarkable. उनका जो एजुकेशन फील्ड में कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी रिमार्केबल है, यानी कि उन्होंने जब भी कुछ सिखाया है हमेशा बहुत ही अच्छा रिमार्केबली सिखाया है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग which are devoted to build up a generation of brilliant students and academicians, यानी कि बहुत सारे इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स उनका जो फाउंडेशन चल रहा है, कृष्णमूर्ति एजुकेशन फाउंडेशन, जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ पर से काफ़ी सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स निकले हैं। और वो सिर्फ उनकी एजुकेशन या पढ़ाई में ब्रिलियंट नहीं है, बल्कि उन्होंने वहाँ से जब वो निकले हैं तो उन्होंने सोसाइटी में आके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है, इस लेसन में क्या दिया हुआ है। अबाउट द टेक्स्ट इन द प्रेजेंट आर्टिकल, अब ये ध्यान रखें जब भी हम अबाउट द टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो लेसन दिया हुआ है वो ऐसे है, आर्टिकल है, स्टोरी है, नॉवेल है, पार्ट ऑफ नॉवेल है, पार्ट ऑफ स्टोरी है, वो क्या चीज़ है। तो अभी जो प्रेजेंट लेसन है वो क्या है हमारा आर्टिकल लिख रखा है। इन द प्रेजेंट आर्टिकल यानी कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा आर्टिकल है। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट द डेंजर ऑफ वायलेंस विच इज अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न। There is a need to develop a new culture exclusive of love, pity, patience and generosity. Education can be good tool to curb violence. अब क्योंकि लेसन बता रहा है कि ये लेसन जो है वो वायलेंस से रिलेटेड है। अब वायलेंस जब नाम आता है तो आप वायलेंस से क्या समझते हैं? वायलेंस यानी कि हंगामा कह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके वायलेंस के। लेकिन वायलेंस को हम एक ही तरीके से देखते हैं, वो है फिजिकल वायलेंस। फिजिकल यानी कि फिजिकली किसी से मारपीट करना, किसी को गाली गलौज करना, मारपीट करना, खून खराबा करना, ये सारी चीज़ें जो है वो वायलेंस के अंदर आती हैं। लेकिन यहाँ पर राइटर जो है वो दो तरीके के वायलेंस आपको बता रहे हैं। एक तो वो जो फिजिकल वायलेंस है, यानी जो आप किसी को फिजिकली करते हैं, आपकी क्लास में भी लड़ाई होती है ना, आपकी फिजिकली मारपीट करते हैं आप एक दूसरे से, तो वो होता है फिजिकल वायलेंस। लेकिन उसके साथ एक और वायलेंस होता है, वो होता है मेंटल वायलेंस, या कह सकते हैं इनवर्ड वायलेंस, अंदर का वायलेंस। वो वायलेंस क्या होगा, कभी देखा तो है नहीं, कभी उसके बारे में सुना भी नहीं है। वो वायलेंस, उस वायलेंस को कहा जाता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से
वोकेशनली या कह सकते हैं कि ओरली तो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन उसके अंदर उसकी इनवर्ड, उसकी सॉल में उसके लिए बहुत सारी नफरत भरी हुई है, कह सकते घृणा भरी हुई है, वो जेलसी भावना रखता है, उसके लिए बुरे विचार करता है, लेकिन जब वो पर्सन सामने आता है तो वो उससे काफ़ी अच्छे से बात करता है। तो ये होता है इनवर्ड वायलेंस, अंदर का वायलेंस। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जो आप लोग क्लास में जब बैठते हैं तो किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, अरे बहुत अच्छे, तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, कैसे करते हो मुझे भी बताओ। लेकिन अंदर ही अंदर हम उसको कोस रखते हैं, जब देखो जब इसी के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, हमको हमारे तो कभी आते ही, मतलब उसके प्रति, उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति हमारा घृणा भाव, हमारा अब कुछ गलत सोचना, ये हमारा इनवर्ड वायलेंस होता है। और ये ज़्यादा फिजिकल वायलेंस से भी इनवर्ड वायलेंस जो है वो ज़्यादा खराब होता है। खराब किस सेंस में होता है? क्योंकि फिजिकल वायलेंस तो जो है हमें दिखता है, फिजिकल वायलेंस जो होगा वो हमें दिखेगा। जब भी दो लोग झगड़ेंगे तो एक दूसरे से मारपीट करेंगे तो खून निकलेगा, तो हम उसका एक इलाज करवा सकते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कुछ दिन में वो घाव भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इनवर्ड वायलेंस जो होता है वो इंसान, दूसरे इंसान को तो परेशान करता ही है, बल्कि हमारे अंदर जो व्यक्ति बुरा सोच रहा है उसको भी नुकसान पहुंचाता है, उसको भी अच्छे काम करने से वो रोकता है। तो अब यहाँ पर हम और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी बातें बताई हुई हैं, इनको आपको याद रखनी है। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई लेसन आपकी बुक में इंक्लूड होता है, चाहे वो आर्टिकल का पार्ट हो, चाहे वो ऐसे का पार्ट हो, नॉवेल का पार्ट हो, वो समथिंग मैसेज ही आपको ड्रॉप करता है। वो अब आपके कोर्स में उस चीज़ को डालने का क्या सेंस है, क्योंकि आप जो है वो ग्रोइंग जनरेशन है किसी भी कंट्री की। आप इंडियंस हैं तो इंडिया की फ्यूचर जनरेशन कौन होगा? आप। लेकिन अगर आपकी सोच गलत होगी तो हमारी कंट्री गलत दिशा में जाएगी, अगर आपकी सोच अच्छी है तो कंट्री अच्छी दिशा में जाएगी, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप होगी, एक अच्छा माहौल डेवलप होगा। अगर आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, जैसे आप हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं या बड़े बड़े लोग हैं हमारे, जैसे कलाम हैं, तो उनको हम वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश की थी और हम लोग उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भी लागू होती हैं। आप अच्छा करेंगे, अच्छा सीखेंगे तो आप भी किसी के इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और एक अच्छा इंस्पिरेशन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। तो वो बहुत अच्छा बनने की जो शुरुआत होती है वो आपकी इन लेसन्स के थ्रू ही होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़ आपके माइंड में डाली जाती है। बड़े होने के बाद कोई भी चीज़ सीखी नहीं जाती, या कह सकते संस्कार, वैल्यूज़ नहीं सीखे जाते। जो बचपन में बच्चों की आदत पड़ जाती है वो आपकी जीवन भर रहती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे ही बच्चा छोटा होता है तो उसको हम हर चीज़ सिखाते हैं। अगर वो बड़ों को तू कह रहा होता है तो हम उसको टोकते हैं कि नहीं आप बोलो। बड़े भैया को अगर नाम लेके बुला रहा है तो हम कहते हैं कि नहीं ऐसे नाम नहीं लेते, भैया या दीदी बोलो। अगर बड़ी बहन है तो दीदी, बड़ा भैया है तो भैया। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही क्यों सिखाई जाती है? वो बड़ा होकर भी तो सीख सकता है? नहीं, क्योंकि वो उसकी हैबिचुअल हो जाती है, वो उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। इसलिए बाद में कोई आदतें या बाद में कोई संस्कार, वैल्यूज सीखे नहीं जाते। तो यहाँ पर आपकी जो चीज़ें यहाँ से सिखाई जाती हैं तो उसमें से अगर आप 50% भी याद रख लेते हैं, मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ से सिखाई जाती हैं, अगर उसमें से 50% भी आपके माइंड में रहती हैं, दैट इन सेंस कि आप एक बहुत अच्छे इंसान फ्यूचर में बन सकते हैं। यस, अब हम हमारा लेसन लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा लेसन है और इसकी वोकेबलरी भी टफ है, तो कोशिश करें कि इसकी वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं वो आपको डिक्शनरी से लेके लेसन मैं पढ़ाती हूँ उसके बाद आपको उसको रिवाइज करना है। रिवाइज किस सेंस में करना है कि जहाँ तक मैंने लेसन पढ़ाया है
वहाँ तक आपको रीड करना है। आपको वोकेबलरी में कुछ वर्ड्स की डिफिकल्टीज आती है तो आप डिक्शनरी लीजिए, डिक्शनरी से उसको सर्च कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आप मीनिंग लिखते हैं उसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखें, बल्कि उसको इंग्लिश की वर्ड लिखें, ताकि आपको जब आंसर डेवलप करते हैं तो उस पर्टिकुलर वर्ड की जगह वो दूसरा इजी वे का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। आपने वायलेंस वर्ल्ड में हर जगह देखा होगा। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। अब यहाँ पे राइटर ने क्लियर कर दिया प्रश्न पूर्ति में कि देयर इज अ फिजिकल वायलेंस, एक होता है फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, एक होता है अंदर का वायलेंस। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल consciously, deliberately and without thought, to say cruel things full of antagonism and hate। अब जो फिजिकल वायलेंस होता है ना, वो किस लिए होता है, क्या करता है, वो दूसरों को मारता है, दूसरों को हर्ट करता है, कंटिन्यूसली किसी को टॉर्चर करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है और बुरी बातें बोलता है। तो ये सारी चीजें, किसी को नफरत सिखाता है, किसी के विरोध में जाता है, तो ये सारी किस चीज में आती है, ये सारी चीजें आती है फिजिकल वायलेंस में। एंड इनवर्डली, इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल। और इनवर्ड वायलेंस क्या है, किसी व्यक्ति को नापसंद करना, टू हेट पीपल, किसी से नफरत करना, टू क्रिटिसाइज पीपल, किसी की क्रिटिसाइज करना, किसी की बातों को नकारात्मक रूप में लेना, ये सारी चीजें आती हैं इनवर्ड वायलेंस में। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद अवरसेल्व्स। और फिजिकल वायलेंस में तो क्या होता है, हम जिससे लड़ रहे हैं उसको हमने मार दी, उसने हमें मार दी, कुछ चोट उसे लगी, कुछ चोट हमें लगी। लेकिन इनवर्ड वायलेंस जो होता है वो फिजिकल वायलेंस से ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि जो फिजिकल वायलेंस होता है वो सारा दिन का नहीं होता है। आप 12 मंथ्स में कभी किसी एक से फाइट करते होंगे और कभी कभी तो सालों गुजर जाते होंगे, किसी से फाइट नहीं होती होगी। लेकिन इनवर्ड वायलेंस जो होता है ना, वो 24 घंटे आपके अंदर चलता रहता है, ऑल द टाइम आपके अंदर वो मूव ऑन होता है। तो उस इनवर्ड वायलेंस से जो क्वारलिंग, लड़ाई झगड़ा, बैटलिंग, वो सिर्फ आप दूसरे इंसान से नहीं करते, बल्कि अपने अंदर भी वो चीज़ चलती रहती है, यानी अपनी आत्मा से भी, अपने आप से भी उसको साथ में लेके चलते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप लोगों के घर में, मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ घर का। अब घर के आप अपना अलग शेड्यूल बनाना चाह रहे हैं, है ना, आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो वो चाहते हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, इतने बजे उठो, इतने बजे बैठो, और आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, कभी कभी फिजिकल होती है और कभी कभी तो इनवर्ड ही चलती रहती है कि अंदर ही अंदर आप उसको कहते हैं कैसा भाई मिला है, मेरे को सारा दिन ऐसा कहता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, आपको फर्क डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया इनवर्ड और फिजिकल वायलेंस का, कि फिजिकल वायलेंस क्या है और इनवर्ड वायलेंस क्या है। तो कहने की बात यह है कि फिजिकल वायलेंस जो है वो तो सिर्फ आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जो इनवर्ड वायलेंस है वो आपको मानसिक नुकसान भी पहुंचाता है, जो आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ ही लिया है। अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ से हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस लेसन को एक बार रीड करें, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज नए टॉपिक के साथ प्रकरण है आज विशेषण, जो हमारे विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। विकारी शब्द हम देखें तो शब्द विचार में दो प्रकार के शब्द होते हैं ना, शब्द विचार
में देखें तो एक तो हमारे थे शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर हैं, रचना के आधार पर हैं, विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, उत्पत्ति, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आते हैं। उसी प्रकार शब्द विचार के अंतर्गत इन्हीं में से दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है और विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन होता है। उसमें 4 प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन 4 प्रकार के शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो अविकारी शब्द होते हैं दूसरे, है ना। अविकारी आदत होते हैं जिन पर लिंग वचन का प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें हमारा आता है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। विकारी के अंतर्गत 4 प्रकार के, जिनमें है संज्ञा, जो कि हम 6 क्लास से ही पढ़ते हैं, छोटी क्लासों से। संज्ञा सम दन ज्ञा शब्दों से बना है, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा। फिर सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, जब संज्ञा में कोई वाक्य बनता है तो वहाँ पर जो बार बार, जैसे मोहन अच्छा विद्यार्थी है, मोहन पढ़ने में होशियार है, 2 वाक्य हैं, लेकिन वहाँ पर हमें 2 वाक्यों को क्या करना है, जोड़ना है। मोहन होशियार हैं और दूसरा मोहन की जगह वह शब्द का प्रयोग करेंगे हम, तो वह जो शब्द होगा वह हमारा सर्वनाम होगा। तो संज्ञा सर्वनाम के बाद क्रिया जो प्रकरण था, क्रिया के सामने हमने कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर पढ़ लिया था, कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़ लिया था, और फिर रचना के आधार पर भी क्रियाओं की हमने अध्ययन कर लिया था। क्रिया के बाद हमारा आता है विशेषण। जो विशेषण का कार्य क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताना, जो शब्दों की विशेषता बताए वो ही विशेषण है ना। उसमें भी उद्देश्य विशेषण भी होता है, विधेय विशेषण भी होता है। अगर उद्देश्य विशेषण पहले आएगा तो उद्देश्य, और बाद में आता है तो विधेय विशेषण बनेगा वाक्य में। इसी प्रकार विशेषण के बाद इससे ही, विशेषण से ही मिलता जुलता टॉपिक हमारे आगे आएगा, जो क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण जो है वही हमारे पाठ्यक्रम में भी है, बाकी तो संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी इनका हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम वाक्य बना के देखें एक, जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में हम देखें तो जो विशेषण होते हैं वे व्याप्त होते हैं, अर्थात कम। जैसे काला घोड़ा, यहाँ इसकी काला विशेषता है, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं, एक जैसे सफ़ेद हो, काला हो, नीला हो, जो भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंग हैं, लेकिन यह एक रंग है ना, एक की विशेषता प्रकट हो रहा है। घोड़े की विशेषता, घोड़ा हमारी संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या बताए, काला घोड़ा। अगर यहाँ हो गया जैसे सफेद गाय, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं, है ना, मीठा आम,
मीठा आम, ये जो शब्द हैं वह मीठा आम की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हुआ। इसी प्रकार कड़वा नीम या करेला, जो भी शब्द हैं, विभिन्न प्रकार के शब्द हैं जिनकी जो विशेषता बताई जाती है वो ही हमारे विशेषण के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण दूसरा हम देखें, जैसे कौन योद्धा उसके सामने टिक सकता है, कौन योद्धा उसके सामने टिक सकता है। अब यहाँ पर जो वाक्य बना है इसमें कौन सा संकेत कर रहा है, कौन योद्धा या सार्वनामिक विशेषण। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो सर्वनाम के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, ठीक है, तो वहां पर उस पुस्तक को पढ़ो तो वह एक संकेत है कि उस पुस्तक की ओर है। यहाँ पर कौन योद्धा उस योद्धा के विषय में है और यहाँ कौन शब्द आया है जिससे वह सार्वनामिक विशेषण बनता है। आगे हम मुख्य बिंदु पर चलें, उसकी परिभाषा और के बारे में देखें। विशेषण क्या है, विशेषण की क्या परिभाषा होगी और विशेषण का प्रयोग कहाँ पर और क्यों किया जाता है। तो विशेषण शब्द में देखें हम तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। मूल रूप में जिसकी भी किसकी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाएगी वही विशेषण होगा। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते, विशेषण जो शब्द हैं, जैसे हमने कहा काली गाय, तो गाय जो है किसकी विशेषता, गाय की, और किसकी विशेषता बताए, गाय की। जहां जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाता है ना। जो शब्द होगा वह, जैसे काली गाय, तो गाय जो है हमारा विशेष्य होगा, और काली जो शब्द है या काला घोड़ा है, तो जो काली या काला जो शब्द है वह हमारा क्या होगा, उसकी विशेषता होगी, तो वह विशेषण कहा जाएगा। जैसे काली गाय, सुंदर चित्र, भला व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, भला गुण कहें, चित्र कैसा है, सुंदर, उसकी सुंदरता है, गाय कैसी है, काली। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द हैं वो विशेषता बताने का कार्य करता है। और विशेषण जो शब्द होते हैं संज्ञा और सर्वनाम को मर्यादित करते हैं। इन शब्दों में काली, सुंदर, भला विशेषण और गाय, चित्र, व्यक्ति विशेष शब्द हैं। अब विशेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में देखें अपन, तो विशेषण के मूल रूप तो विभिन्न व्याकरण शास्त्रियों ने अलग अलग दिए। हम संज्ञा को पढ़ते हैं 5 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, और विशेषण के मूल रूप में 4 हैं। लेकिन हमारी 9th to 12th जो 90 से 12वीं व्याकरण विचार की जो पुस्तक चल रही है उसको अगर मद्देनजर रखते हुए हम चलें तो उसमें 5 प्रकार के विशेषणों का बाकी भिन्नतावाचक भी और होता है, आगे जैसे जैसे अन्य भी है, लेकिन मूल रूप में अपन जो दिया है उसके मद्देनजर अपन गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में, दोषों के बारे में, रूप के बारे में, रंग के बारे में, आकार के, स्वभाव अथवा दशा का बोध करवाते हैं, वे विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे आम कैसा है, मीठा, उसका गुण है, कमीज पुराना, ठीक है, फिर काली गाय। इस प्रकार जो विशेषण हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने बताया काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो वहां पर जो आकार प्रकार के बारे में और जो विशेषता बताई गई है उसके रंग के बारे में वह हमारा विशेषण होगा। बाकी हम कल जो मुख्य 4 विशेषण उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। अपना लेसन चल रहा है लेसन नंबर 5, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ लिया था, फॉर्मेशन एंड यूजेज ऑफ एवरीडे कंपाउंड, कुछ यौगिक जिनका
दैनिक जीवन में निर्माण और उसका उपयोग किया जाता है, वो टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका था। अगला जो टॉपिक अपन आज लेंगे वो अपना टॉपिक कौन सा है? साबुन एवं अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक, ठीक है ना। तो ये टॉपिक अपना लास्ट लेसन का बच चुका है। इसके अंतर्गत अपना क्या पढ़ना है? एक तो मिशेल फॉर्मेशन, मिशेल क्या चीज़ है वो भी जानेंगे, साबुन कैसे बनता है वो भी जानेंगे, और अपमार्जक क्या हुआ वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साबुन क्या है और साबुन क्या होता है और साबुन बनता कैसे है ना। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि साबुन बनाने के लिए क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थों का यूज करते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दो लोगों चीज़ों को लेके साबुन का प्रिपरेशन किया जाता है। इन दोनों को अपन फैट या ऑयल से रिएक्शन कराते हैं, मतलब वसा से इसकी अभिक्रिया कराया जाता है, तो अपना साबुन बन जाता है और ग्लिसरॉल बन जाता है ना। तो कैसे इसकी रिएक्शन बनती है वो भी देखेंगे। और साधारण रूप से साबुन कैसे बनाते हैं, ये जब मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपन ने निर्माण किया था, कैसे किया था? NaCl की अभिक्रिया जल से करवाई थी। तो क्या बना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना था और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। ये आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद हो सके ना, क्योंकि आप तो लिख के भूल चुके हो उन चीज़ों को, तो दोबारा रिवाइज कर लिया करो। रिएक्शन जितनी भी होगी वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री की इतनी चीज़ें जो पढ़ोगे वो रिएक्शन के तौर पे ही लिखी जाएगी। उसके अंदर भाषाई ज्ञान बहुत कम होगा, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कम करना। आपको रिएक्शन लिखी दैट मीन्स फाइनल, उसी को आपको सब कुछ सार समझना है ना, रिएक्शन पे ज़्यादा जोर देना है। तो साबुन कैसे बनता है ये मैं आपको दिखा दूँ कि साबुन बनाने के लिए क्या करते हैं। साबुन बनाने की एक रिएक्शन होती है CH2COOR CHCOOR CH2COR। ये आपके क्या है? वसा या फैट या ऑयल, कुछ भी नाम कह लो, ऑयल कह सकते हो, तेल कह सकते हो, फैट कह सकते हो, वसा कह सकते हो। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं अपन? सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसा साबुन बनाना है वैसा उसके साथ कंटेंट डालना पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए साबुन थोड़े कठोर होते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए साबुन थोड़े मृदु या मुलायम होते हैं। तो नहाने के जितने भी काम में सौंप लिए जाते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं, थोड़े मुलायम से होते हैं, वो इसके लिए कहते हैं। तो अभी इसकी क्रिया अपन किससे करा रहे हैं? फैट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बन गया? 3RCOONA, सोडियम एसीटेट बन गया। सोडियम एसीटेट बोलेंगे इसको, है ना। या सोप, साबुन कैसे बन गया देखो। बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिया मैंने, 1 2 3 आ रहे हैं, ठीक है। 3 बार CO है और 3 बार Na है। तो अपन ने क्या किया? Na को किससे जोड़ दिया? इससे, ठीक है। R को आगे ले, RCOONA RCOONA RCOONA, क्लियर। अगर इसको साथ में लिखना चाहो 3 आगे लिख लो, इसको साथ में लिख लो। फिर क्या बचा? यहाँ से OH, यहाँ से CH2 CH इसको भी प्लस करके लिख दें, CH2OH CHOH CH2OH। ये क्या बन गया? ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना ये क्या है? शॉप है। क्या है? शॉप या साबुन है ना। तो साबुन की रिएक्शन जो बनी है आपकी, ये रिएक्शन ध्यान रखनी है ना, ये रिएक्शन पे ज़्यादा जोर देना है। अब ये साबुन बनाने की जो रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन की प्रक्रिया को या साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? साबुनीकरण। क्या बोलेंगे? साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे? सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण। तो साबुन बनाने की क्रिया या शॉप बनाने की एक्टिविटी को अपन क्या बोलेंगे? सैपोनिफिकेशन बोलेंगे। अब साबुन होते क्या है? एक्चुअल में साबुन के बारे में जानेंगे। साबुन क्या है? साबुन क्या चीज़ है? साबुन वसा अम्लों के उच्च पोटेशियम या सोडियम लवण होते हैं। क्या है? सोडियम व पोटेशियम लवण है। कौन? साबुन। सोडियम और पोटेशियम साल्ट है। कौन है? शॉप। अभी अपन अपमार्जक नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी सिर्फ साबुन की बात कर रहे हैं। अपमार्जक की बात करेंगे तब अपमार्जक के बारे में लिखेंगे। सिर्फ साबुन की बात कर रहे हैं, साबुन के बारे में जानना है। तो साबुन क्या चीज़ है? सोडियम व पोटेशियम लवण यानी सोडियम व पोटेशियम साल्ट होते हैं। यहाँ देख रहे हो आप, सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं, है ना। और साबुन की बनाने की क्रियाविधि किससे स्टार्ट होती है? वसा से या फैट से या ऑयल से। ऑयल से इन चीज़ों को
क्षारीय पदार्थ कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिलाने से साबुन बनना प्रारंभ होता है। तो उस साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, साबुनीकरण बोलेंगे। और साबुन होते क्या है, सोडियम और पोटेशियम लवण, यानी साबुन और क्या चीज़ें, ओइक, पॉमेटिक, स्टेरिक लवण भी होते हैं, ठीक है। ये तो क्या आपके साबुन। फिर अपन बात करते हैं अपमार्जक की, ठीक है ना। अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक कैसे बनता है ना, तो लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लूँ कि साबुन क्या चीज़ है, पूरी एक थ्योरी के रूप में कैसे लिखना है आपको कि साबुन क्या है, उच्च वसा अम्लों के 12 से 18 कार्बन परमाणु वाले ओलिक, पॉमेटिक, स्टेरिक, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, जिनकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर साबुन तैयार किए जाते हैं। इस साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण या सैफोनिफिकेशन कहते हैं। इनके अंदर क्लोराइड या मैग्नीशियम मिलाने से मृदु साबुन के रूप में बदल जाते हैं, जिनका उपयोग हम हमारे जीवन में या दैनिक जीवन में करते हैं। फिर अपमार्जक, अपमार्जक क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अपमार्जक लिख रहा हूं, अपमार्जक में क्या लिखना है, अपमार्जक क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ये साबुन होते हैं, है ना। इसको लिखना चाहो किसे लिखेंगे, RSO3 Na। इसको लिख कैसे लिखेंगे, RC6H5SO3 Na+। ये किसका, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये सोडियम एल्किल सल्फोनेट हो गया। ये क्या है, अपमार्जक है। और साबुन क्या है, सोडियम व पोटेशियम लवण है, किसके, ओलिक, पॉमेटिक, स्टेरिक लवण कहलाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। इसके बनाने की विधि को सैफोनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये नहीं, यहाँ से तो छोटा सा बन सकता है 1 नंबर का कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, सैफोनिफिकेशन, व्हाट इज सैफोनिफिकेशन, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन होगी, रिएक्शन होगी, जो भी पूछा जाए। लेकिन मेन प्रश्न कहाँ से उठता है कि कपड़े धोने की जो क्रियाविधि होती है, जिसके माध्यम से मिशेल तैयार होता है, तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है मिशेल निर्माण से, और एक पूछा जाता है कि अपमार्जक साबुन से बेहतर होते हैं क्यों। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, डिटर्जेंट वर्ड अपमार्जक के लिए लिखा गया है, जिसका मतलब क्या होता है, एक लैटिन वर्ड है डिटर्जेंट, जिसका मतलब क्या होता है, टू वाइप क्लीन, मतलब बिल्कुल साफ करने वाला, स्वच्छ करने वाला, है ना। अब कपड़े धोने की क्रिया में अपमार्जक जो होता है या डिटर्जेंट जो होता है, वो सॉप से या साबुन से बेहतर होता है क्यों, इसके पीछे का लॉजिक है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कारण स्पष्ट कीजिए, अपमार्जक साबुन से बेहतर होता है क्यों। क्योंकि कारण स्पष्ट करने वाले भी 3-4 क्वेश्चन आपके अंदर डाल दिए जाएंगे, चाहे मेंडलीव की आवर्त सारणी से डालें, चाहे साबुन से डालें, कहीं से भी ऐसे 3-4 क्वेश्चन कारण स्पष्ट कीजिए वाले में छोटे छोटे डाल देंगे। तो उससे हमें कारण स्पष्ट करना है ना, उसका लॉजिक, इसका आंसर स्पष्ट करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो अपमार्जक साबुन से बेहतर होता है क्यों, इसके पीछे पूछ लें, वाई डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या लिखना है कि अपमार्जक जो होता है वो सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, और साबुन जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जब साबुन की क्रिया कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम से की जाती है, क्योंकि जब आप पानी धरती से निकालेंगे, कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हैंडपम्प से, नलकूप से ले, चाहे नल से ले, कहीं से भी लेके आए, पानी के अंदर आयंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो जब कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम इस साबुन से क्रिया कराएंगे, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बनाएंगे। क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बनाएंगे। तो आप साबुन में क्या रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, ये वर्ड याद रखना है।
तो जब कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन से क्रिया करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बनाएंगे। वो आयन पानी में आसानी से घुलनशील नहीं होते, इस वजह से कपड़े अच्छे से साफ से नहीं धुलते। जबकि अपमार्जक जो होते हैं, जो सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, वो उस कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करके उसके सल्फोनेट बनाते हैं और वो सल्फोनेट उस कठोर जल में आसानी से घुलनशील होते हैं, जो साबुन की तुलना में एक अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये मेन कारण हो गया। कारण क्या हो गया? 2 वर्ड याद रखना है, एक तो सल्फोनेट वर्ड और एक आयन वर्ड। ये 2 वर्ड याद रहेंगे, आप इसका आंसर लिख लेंगे। तो 2 वर्ड पे आपको फोकस करना है, एक तो अपमार्जक के अंदर सल्फोनेट और साबुन के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। तो इतना सा आप याद रखेंगे तो इसका आंसर आप लिख लेंगे किसका, कि अपमार्जक साबुन से बेहतर होता है, क्यों। तो ये वाला आंसर जो था मैंने आपको ऐसे बोल के बता दिया है, लिखा नहीं है, तो आप उसको पहले लिखने का प्रयास करें। कैसे लिखेंगे वापिस एक बार से मैं आपको समझा दूं कि साबुन जो होते हैं वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बनाते हैं, जो कि पानी के अंदर आसानी से घुलनशील नहीं होते, इसीलिए साबुन से कपड़ा धोने पर वो आसानी से अच्छा नहीं धुलता। जबकि अपमार्जक से धोने पर, अपमार्जक जो कि सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट या सोडियम एल्किल सल्फोनेट होते हैं, वो उस कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनाते हैं, जो कि पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं। इसीलिए अपमार्जक साबुन से बेहतर परिणाम देते हैं और आसानी से कपड़े धुल जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, ये क्रियाविधि है जो आपको याद रखनी है कि साबुन कैसे बेहतर होता है और कैसे नहीं होता है ना। अब जो एक्टिविटी हो रही है कि भाई कपड़ा धुल रहा है, वो धुलता कैसे, आखिर कैसे निर्माण होता है, क्या बनता है और कैसे क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप कपड़े धोए होंगे कभी घर पे, है ना, कभी ना कभी किसी ने ज़रूर कपड़े धोए होंगे। तो पहले कपड़ों को क्या करते हैं, हम पानी में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद क्या करते हैं, उस पर साबुन लगाते हैं। अगर सर्फ में भिगो रहे हैं तो सर्फ जैसी एक्टिविटी होगी, डिटर्जेंट जैसी एक्टिविटी होगी, अपमार्जक जैसी एक्टिविटी होगी, और साबुन से धो रहे हैं साबुन जैसी एक्टिविटी होगी। साबुन से धोने पर क्या होता है, हमें कपड़े को पहले गीला करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है ना, वेट मतलब उसको गीला करना पड़ता है। तो पानी में कपड़े को भिगो दिया, फिर उसके ऊपर हम साबुन रगड़ रहे हैं। तो उस कपड़ों को धोना क्यों पड़ता है? सबसे पहली चीज़ तो कपड़ों को धोने क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, मैल लग जाता है, गंदगी लग जाती है, इस वजह से हम कपड़ों को वॉश करते हैं, धोते हैं। तो कपड़ों पर जो अधिकतर मैल होता है वो क्या होता है, हमारा ऑयली मटेरियल होता है, तेलीय पदार्थ होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर पे क्या होता है, वसा का स्त्रवण होता है, वसा का सिक्रेशन होता है, ऑयली मटेरियल बाहर निकलते हैं, क्योंकि स्वेटिक ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है, पसीना क्या होता है, तेलीय होता है। और किसी किसी त्वचा ऑलरेडी तेलीय होती है ना, तो उसके शरीर से तेल का स्त्रवण होता है। तो तेल के स्त्रवण से हमारे शरीर में मैल जमा होता है, और वो मैल क्या होता है, हमारे शरीर को लग जाता है। तो जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ अधिकतर मैल जमा होता है, और वहाँ से अधिकतर मैल हमारे कपड़ों पे आता है। तो वो जो मैल जमा होता है, उस मैल से क्या होता है, वो मैल हमारे कपड़ों पे जमा होने लग जाता है, रिसने लग जाता है। तो उस वजह से वो कपड़े सारे क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। अधिकतर कॉलर, कफ, जॉइंट्स, ये चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो वो गंदे होने पर क्या होता है, हम उनको वॉश करते हैं। तो साबुन से वॉश करते हैं तो ऑयल से क्रिया होती है, अपमार्जक से क्रिया धोएंगे तो भी ऑयल से क्रिया होगी। तो उसमें क्या होता है कि साबुन या अपमार्जक से कपड़ों को धोते हैं तो एक संरचना का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं, मिशेल। क्या बोलते हैं, मिशेल की संरचना, मिशेल निर्माण व शोधन की क्रिया, वॉशिंग एक्टिविटी, शोधन की क्रिया। तो ये जो मिशेल के निर्माण की प्रक्रिया है, ये मिशेल निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, मिशेल निर्माण कैसे हो गया कि जब हमने बाल्टी में पानी भर के कपड़ों को उसके अंदर डाला और उसके अंदर अपमार्जक घोल दिया तो एक झाग बनता है। क्या बनता है, एक झाग बनता है। वो झाग जो बनता है, उस झाग बनने के बाद ही हमारे कपड़े वॉश होंगे, कपड़े अच्छी तरह से धुलेंगे। जब तक कि झाग नहीं बनेंगे,
उस झाग को ही मिशेल बोलेंगे, ध्यान रखना। पहली चीज़ तो क्या है, वो झाग ही क्या है, मिशेल है। तो जब तक झाग अच्छी तरह से नहीं बढ़ेंगे, हमारे कपड़े वॉश अच्छी तरह से नहीं होंगे। तो झाग बनना क्या है, अहम है, झाग बनना इंपॉर्टेंट है। तो झाग बनेंगे तो जाके कपड़े हमारे अच्छी तरह से वॉश और डीप क्लीन होंगे। तो वॉश करने के पीछे क्या होगा, झाग बनना हमारा बहुत ज़रूरी एक्टिविटी होगी। तो मिशेल की कैसे एक्टिविटी होगी, झाग कैसे बनेगा, ये क्रियाविधि हमें इस पार्ट के लेसन के एंड में सबसे अधिक समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। क्योंकि साबुन सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन तो सब पढ़ लेते हैं, साबुनीकरण की परिभाषा सब रट लेते हैं, साबुन बनता है कैसे सब रट लेते हैं, लेकिन दो कुछ क्वेश्चन है ऐसे इंपॉर्टेंट जो कोई पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। एक तो क्या, अपमार्जक साबुन से बेहतर है क्यों, और एक मिशेल निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ये चीज़ें, ये दो चीज़ों पर हमारा फोकस कम जाता है, इस वजह से हमारे नंबर से हम चूक जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी अपनी अगली क्लास आएगी, उस अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, मिशेल निर्माण जरूर पढ़ेंगे और एक बार फिर से देखेंगे कि अपमार्जक का जो रिजल्ट है वो साबुन से बेहतर क्यों होता है, तो वो भी देखना है। तो मिशेल निर्माण और अपमार्जक, ये दोनों चीज़ें अपन जब भी अपनी अगली क्लास होगी तब उसमें देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. Today we are again resuming our class, and if you remember yesterday we were talking about the economic reforms, and these reforms were implemented to the process of three important factors. First one is liberalization, privatization and globalization. Now to understand liberalization, we will have to just look up. Let me first erase this diagram to elaborate this thing. You will have to understand what is actual liberalization. इसको बोलते हैं उदारीकरण। Now this word उदार means दया दिखाना या कृपा करना, ऐसे बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन, क्या चीज़ें आती है ये आपको समझना है। आफ्टर 1947 और रादर वी कैन से आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, at that time there were two types of countries. Okay, in fact you can say three types, but third type itself was a country. So basically the whole world was now in two conditions. First condition was impact of world war, and second condition was freedom of that countries. तो एक तो ये था impact of world war, ये किन कंट्रीज पे था, it was majorly on यूरोपियन कंट्रीज। ओके, यूरोपियन कंट्रीज में सारे आ गए, आप जानते हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, these are major countries. And of freedom we are talking about major Asian and African countries. Now ये क्या था, these countries, these European countries, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थे आफ्टर ऑफ कोर्स आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन्होंने ये कॉलोनीज क्यों बनाई थी, बिकॉज दे वांटेड टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो दे वांटेड टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ दिस एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये एक मेजर इनका रोल था। अब वो कंडीशन देखते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हाट वाज द सिनारियो। नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर द सिनारियो वाज दिस, दैट जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, नाउ दे वर सफरिंग द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ इम्पेरियलिज्म। अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पैसा और ताकत वेस्ट कर दी। सो नाउ दीज कंट्रीज वेर ऑल्सो इन नॉट गुड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है,
एंड टॉकिंग ऑन अदर हैंड, जो फ्रीडम जिनको मिली थी, दिस एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, दे ऑल सफर्ड द लॉस ऑफ रिसोर्सेज, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय दिस यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये दो तरीके के तो आपको नजर आ गए। नाउ इन दिस एरा देयर वाज अगेन अ रिमोट कंट्री, एक ऐसा देश था जो पूरे इस घटनाक्रम को देख रहा था बैठ के। ठीक है, एंड दैट वाज, इफ यू कैन रीड द नेम, इट्स यूएसए, अमेरिका। अमेरिका ने, आपको पता हो तो, कभी भी इट नेवर टुक पार्ट इन नाइदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नाइदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसने उस 2 वर्ल्ड वॉर के बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द 1915 टू 1945, इन 30 सालों में उसने किया, इट डेवलप इट्स इकोनॉमी। उसने सारे इकोनॉमिक जितने भी इंडस्ट्रीज को सारे अपने आप पे उनको गेन कर लिया था। अब आपको बात समझ में आ रही है? नाउ इट वाज टाइम कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या सीन था? सीन ये था कि नाउ अमेरिका बीइंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री, उसको पैसा कमाना था, बिकॉज वहां पे प्राइवेटाइजेशन बहुत था और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वही थे, एंड कैपिटलिस्ट पूंजीपति था वो वहां की इकोनॉमी। सो नाउ दिस कंट्री स्टार्टेड, अमेरिका ने क्या स्टार्ट किया? फंडिंग यूरोपियन कंट्रीज, एट द सेम टाइम गिविंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स wherever they were given permission in this Asian and African countries। तो अब कहाँ उदारीकरण आ रहा है? वो where this liberalization is coming, वो मैं आपको समझाता हूँ। Now दो conditions थी। country like India, it had very initial problems after independence। First one was a problem with agriculture, because all the producing areas were after partition went in Pakistan, and then industrial units, all the raw material supplying part also went into Pakistan। now production, consumer products जो थे उनकी ज़रूरत पड़ने लगी। तो at that time initial stage पे तो it was अमेरिका जिसने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। अब इनके प्रोडक्ट्स जो थे, इन कुछ इतने चीप थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो आफ्टर सम पॉलिसीज लेआउट, आप यहाँ पे देखिएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती है? वेन एवर गुड्स यूज टू कम इन टू इंडिया, तो पोर्ट के ऊपर उनकी टैक्स लगता था। अब इससे क्या होने लगा? दोज गुड्स कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, और उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई, एंड दैट वाज इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स। सो एज अ रिजल्ट जो भी कमोडिटी वस्तु यहाँ पर आती थी वो महंगी होने लगी, एंड ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे चलते, एंड अगेन ऑन टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल रीजंस, इंडिया वाज ऑलवेज अ फ्रेंड कंट्री ऑफ यूएसएसआर और रशिया। तो अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, और अमेरिका एट द टाइम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द लीडर। आज भी आप देखते हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, WTO हो, जहाँ कहीं भी हो, वी ऑल आर टॉकिंग, एक प्रकार से वो सबका हेड है। ऑफिशियली तो बहुत सारे ग्रुप्स है, बट चलती उसी की है जिसके पास पैसा होता है। सो बीइंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री, अमेरिका की वजह से जो कि अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो अमेरिका एंड इट्स एलाइड कंट्रीज धीरे धीरे इंडिया से उन्होंने अपनी सप्लाईज बंद कर दी। अब इंडिया के अंदर का सिनारियो कैसा था? द सिनारियो इनसाइड इंडिया वाज लाइक वी वेर स्ट्रगलिंग विथ अबर, जो हमने अंडर डेवलप में पढ़ा था, एब्सोल्यूट टेक्निक्स, पुरानी जो परंपरागत तकनीकी थी उससे हम जूझ रहे थे। हमारे पास रॉ मटेरियल था, बट रिसोर्सेज वी वेर, इतनी टेक्निक नहीं थी दैट एफिशिएंटली उन रिसोर्सेज को यूज़ करते। सारे के सारे पब्लिक सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट बॉडीज थे। अब गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होता है, तो फंक्शनिंग स्लो होती है, और इस वजह से बहुत सारे रीजंस थे कि ये हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे को लाने पड़े, बिकॉज आफ्टर 1950 टू 1990 तक, इन 40 साल के अंदर हमको ये महसूस हो गया कि जिस पॉलिसी से हम चल रहे हैं वो काम नहीं देगी। सो व्हाट वाज द ऑप्शन? द ऑप्शन वाज वेरी क्लियर। द ऑप्शन वाज ये मैं बता रहा हूँ आपको। इफ यू कैन सी, दिस इज अ रफ पिक्चर ऑफ
map of India, it was to open the gates of Indian border for trade, not for enemies. तो भारत की जो बॉर्डर्स थी, या हम इसको बोल देंगे रिस्ट्रिक्शंस थी, टू स्टॉप द फॉरेन ट्रेड, वो खोलना था। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या करना था, इंपोर्ट ड्यूटी हटानी थी। इंपोर्ट ड्यूटी हटने से क्या होगा, कमोडिटी की प्राइस में इंपैक्ट पड़ता था। समझ में आ रही बात आपको? तो दिस वॉज द फर्स्ट इम्पैक्ट एंड दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब इसको हमको समझना है। लिबरल्स का मतलब क्या होता है, उदार होना, दूसरे को आने देना। नाउ दिस इज लिबरलाइजेशन। अब हम इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स, लिबरलाइजेशन इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अपनी आर्थिक नीतियों को इतना सरल रखना, रूल्स एंड लॉज और नियम और कानून कायदे कि देयर शुड बी नो रिजिडनेस, कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। इन द डेवलपमेंट पॉलिसी एडोप्टेड आफ्टर 1990, देखिए द रोल ऑफ गवर्नमेंट वाज दैट ऑफ अ कंट्रोलर ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोड्यूसर। अब गवर्नमेंट ने अपना रोल चेंज किया, उनको चाहिए था कि अब हम उत्पादकता की तरफ सोचे, बिकॉज आवर यूनिट्स, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग एज अप टू द मार्क, उस लेवल तक नहीं जा पा रही थी। Many controls and restrictions were placed to fulfill this responsibility. Those measures which were taken by government in 1991, remember, underline, in the new economic policy to eliminate, हटाना unnecessary controls, अनावश्यक जो नियंत्रण थे, and restrictions जो बाधाएं थी, were called liberalization. आगे बात समझ में? Under this, a new economic policy was announced in July 1991 and the process of expansive reform started in various sectors of economy. और फिर liberalization में क्या हुआ, जो restrictions, जो control जो थे, वो उन्होंने हटा दिए। पहले बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज जो हमारी बेसिक नेसेसिटी को फीड करती है, उसको भी क्या होता था कि हमारी जो यूनिट्स होती थी वो पूरा नहीं कर पाती थी। तो ऐसी थी बिकॉज क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर को बिलोंग करती थी। एंड इन दिस कंडीशन, वो कंडीशन के अंदर क्या होता था कि प्रोडक्शन बहुत लो होता था, डिमांड और सप्लाई भी पूरी नहीं हो पाती थी। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपना जो लाइसेंस जो था, जिनके ऊपर अपने इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था, दे रिलीज द कंट्रोल। और पहले ऐसी मोर देन 90 इंडस्ट्रीज थी जो केवल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर ही, पब्लिक सेक्टर्स का ही कंट्रोल था। नाउ स्लोली उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाना शुरू कर दिया। नाउ दिस वाज अगेन अ रिफॉर्म। सो ये जो हम पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन, है ना, उसको हम वापस अभी लेसन से अभी कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग। अध्याय 2 भाग 12। पिछले अध्याय में पढ़े थे उगलू खां और नुसरत खां 1299 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था, जिसमें सबसे पहले रणथंबोर का मार्ग की कुंजी जैन के दुर्ग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। उसके बाद उगलू खां आगे न बढ़कर वापस दिल्ली चला गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर उगलू खां और नुसरत खां को पूर्ण रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी कर प्राचीरों को तोड़ना शुरू कर दिया। प्राचीर मतलब कोट होता है, जो साइड किले के चारों तरफ की जो बड़ी दीवारें होती है उसको तोड़ना शुरू किया। किले से ही राजपूतों ने ही अपने जो तीर कमान थे, गोले बारूद थे, वहाँ से हमला कर रहे थे। उस हमले में नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। कई दिनों तक घेराबंदी रखने के बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र द्वारा दुर्ग को जीतने के लिए कोशिश की। उसने अपने एक दूत को हमीर के पास भेजा था, राणा हमीर के पास भेजा कि मैं संधि करना चाहता हूँ। तो फिर राणा हमीर ने अपने 2 सेनापति थे, रणमल और रतिपाल, इन दोनों को संधि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास में भेजा था। पर अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को खरीद लिया, पैसे देकर उनको
खरीद लिया था या लालच दे दिया था कि जीतने के बाद किला उनको दे दिया जाएगा। तो दोनों जनों ने हमीर के खिलाफ बगावत कर ली। तो इसमें देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने के पास नुसरत खां की मृत्यु और सेना के वापसी के समाचार भेजकर अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी स्थिति की गंभीरता देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली रणथंभौर स्वयं रवाना हुआ। दुर्ग का घेरा डाला गया। यह घेरा काफ़ी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी तो दिल्ली और अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने लगे की सूचनाएं सुल्तान को मिलने लगी तो वह काफ़ी चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर को संदेश भिजवाया कि उसने संधि करना चाहता है। हमीर ने अपने 2 सेनापति, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, रणमल और रतिपाल, जो दो पहले बता दिया है, संधि करने के लिए शाही शिविर में भिजवाया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला दिया। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता चल गया। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क सेना के द्वारा 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव था। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग को बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने के पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंगदेव और उसकी पुत्री पद्मला नेतृत्व में जल जोहर किया था। यह अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पर जल जोहर किया गया था। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरी अवस्था धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए और दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासक स्थापित हो गया। हमीर के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहकर मार दिया कि तुम अपने राजा के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए, इसलिए उसने उन दोनों को ही मार दिया था। हमीर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान था। हमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी शरण में आए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों न देनी पड़ी। ठीक है, ये दोहा है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली यहाँ अंडरलाइन करेंगे। हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासक की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई। ये अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न आता है 32 खंभों की छतरी किसने बनाई, तो हमीर ने बनवाई थी। किसकी याद में, उसके पिता जय सिंह के याद में। इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। इसके अलावा हमीर ने अपने पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण भी करवाया था, यहाँ भी अंडरलाइन कर लेंगे। फिर हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर में के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। चौहानों की जो शाखा रणथंभौर में थी वो उसके साथ ही समाप्त हो गई। अब इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। धन्यवाद।